हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो इस वीडियो में मैं सीटेट के 2011, 2012 और 2012 में 2 बार पेपर हुआ था और 2013 इन 3 के सेट कराऊंगी। और देखिए, इनमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, इसीलिए हो सकता है इस बार भी ऐसे पूछे जाए, तो आपका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए हुए हैं, मैराथन सेशन कराया हुआ है ईवीएस का, तो आप वहाँ देख सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि मैं इसमें सारे ऑप्शंस को आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, मेन आंसर बताऊंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है। और मेरी एक ट्रिक याद रखिएगा, इस वीडियो को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें माइंड में रिटेन हो जाएंगी, मतलब बनी रहेंगी वो चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जो दत्त कार्य का मतलब होता है होमवर्क। तो होमवर्क से क्या होता है कि बच्चों को सूचना खोजने, विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर मिलता है। यानी कि वो जो विचारों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अभ्यास कराने के लिए हमको नहीं देना होता है होमवर्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग हैं, जो एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, एक्टिविटीज कराई जाती हैं, वो क्यों कराए जाते हैं? ताकि बच्चे स्वयं से सीखें। तो स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन स्किल यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स को पैना करना, ताकि वो और इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी और गोबर के उपले का उपयोग करती है, ठीक है। तो ईंधन के रूप में उपयोग करती है। अब चूल्हे पर खाना बनाती है, 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। तो तेज खांसी क्यों आएगी? देखिए, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जो ये ईंधन होते हैं ये इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से जलते नहीं है, जिसकी वजह से इसमें CO2 नहीं निकलता है। क्या निकलता है? CO निकलता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी बोलते हैं। तो ये श्वसन नली में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से उसको खांसी आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई, मतलब फील्ड विजिट के लिए वो घुमाने ले जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे लोगों से, बच्चों से क्या अपेक्षाएं होंगी कि बच्चे क्या सीखें? तो बच्चे, हमें ये देखना है कि वो ध्यान से अवलोकन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनकी उनको ऑब्जर्वेशन स्किल उनकी अच्छी हो, वो अपनी टिप्पणियां दर्ज कराएं कि उन्होंने क्या सीखा, वो अपने दूसरे बच्चों और शिक्षकों के साथ शेयर करें, ठीक है। अवलोकन, देखिए, जब भी फील्ड विजिट जाएंगे तो वहाँ अवलोकन वाला तो मेन स्किल इंप्रूव करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि रानी एक लड़की है जो अपने घर का कूड़ा 2 अलग अलग जगह पे इकट्ठा करती है। एक डिब्बे में छिलके और वो सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां वगैरह रखती है, दूसरे में बोतल, प्लास्टिक वगैरह रखती है। तो किस बेसिस पे वो डिवाइड कर रही है? तो देखिए, यहाँ पे अपघटित होने और अपघटित ना होने के डिब्बे अलग अलग है। मतलब ये जो इधर वाला जो सेक्शन होगा ये अपघटित हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव करेंगे, तो इसको तो खत्म कर देंगे सूक्ष्म जीव, लेकिन ये खत्म नहीं होंगे। इस बेसिस पे उसने डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन है कि दोपहर दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। तो जब बच्चे रुचि नहीं लेंगे तो हमें क्या करना होगा? हमें बहुआयामी बुद्धि पर, यानी कि मल्टी डायमेंशनल बुद्धि पर बेस्ड श्रव्य द्रव्य सामग्रियों का यूज करना होगा, यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का। जो इंग्लिश वाले हैं, जिनको इंग्लिश ज़्यादा समझ में आती है, वो मेरी बातों पर ध्यान देंगे, उनका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं इंग्लिश में ही थोड़े वर्ड्स बोलती हूँ। तो यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करेंगे, क्योंकि उससे बच्चे और अट्रैक्टेड महसूस करेंगे और जल्दी सीखेंगे चीजों को। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, ठीक है। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ठीक है। तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति नहीं देंगे। लेकिन क्या क्या चीज़ और करेंगे? तो देखिए, विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं पता लगाना, कि मतलब वहाँ जो जानवर हैं वो क्या क्या खाते हैं वो पता लगाना। जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, ये भी कर सकते हैं बिल्कुल। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। देखिए, ये सब अनुमति हम दे सकते हैं, लेकिन ये अनुमति नहीं देंगे कि वो बहुत सारी खाने की चीज़ें ले जाएं जानवरों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को किस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो जो
बीज अंकुरण के लिए हम क्या करेंगे कि बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अब हमको देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये भी आंसर बहुत बेस्ट नहीं लगता, लेकिन क्योंकि बचे हुए 3 आंसर में से 4 ऑप्शन में से हमको बेस्ट चूज करना होता है। तो देखिए और सब में फोटो खींचना दिखा रहे हैं या प्रक्रिया को स्पष्ट कहना, क्लास में कहना, तो ये सब चीज़ें गलत हो जाएंगी। ठीक है, बेस्ट यही है कि आप पहले बच्चे एक्टिविटी करें, खुद से करें और फिर उसका निष्पादन करें। क्वेश्चन है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, मतलब वो बहुत ऑयली चीज़ें खाती है, और जबकि जो दूसरी लड़की है दिव्या, उसे लौह तत्व की कमी है, मतलब उसके अंदर आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी है तो दोनों किस चीज़ से ग्रसित होंगी? तो अगर इसके पास ये तो मोटापे से हो जाएगी क्योंकि वो ऑयली बहुत खा रही है, और ये हो जाएगी एनीमिया से ग्रसित, क्योंकि एनीमिया में खून की कमी होती है। खून की कमी क्योंकि वो उसमें आयरन की कमी है ना, इसी वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि तो देखिए जो साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तो ये लाइन याद रखिएगा कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। कोई भी चीज़ उसमें मतलब जल्दी डूबेगी नहीं अगर नमक ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित रहते हैं, यानी कि प्रिजर्व रहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में जब हम चावल रख देते हैं तो बहुत टाइम तक वो प्रिजर्व रहते हैं, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होगी? तो रक्त की जांच में जब ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें आरबीसी में अगर मलेरिया के पैरासाइट पाए जाएंगे, प्लाज्मोडियम पाए जाएंगे, तो उससे मलेरिया की पहचान हो जाएगी। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि मलेरिया मच्छरों से होता है, इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, मैंने बताया है, मैराथन वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना है। ठीक है, तो कविता कहानी का कथन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि स्थानीय और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे बच्चों का होता क्या है कि इससे वो ना केवल लोकल स्तर पे बल्कि ग्लोबल स्तर पे संसार की प्रकृति, संसार का नेचर कैसा है उसके बारे में वो कल्पना करेंगे, उसके बारे में वो खोजेंगे और उसका विकास करेंगे। ये थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं बोल रही हूँ, आप सुन सकते हैं कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ऐसे पदार्थ है, विटामिन से क्या होता है? तो विटामिन से हीनता जन रोगों से बचाव, यानी कि जो डिसीजेज होते हैं उनके बचाव में ये मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, तो गाय के गोबर का यूज क्यों किया जाता है? अब देखिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये अभी 2021 में जो पूछे गए हैं उनसे डिफरेंट है, इसीलिए आपका रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसलिए किया जाता है गोबर का यूज़, क्योंकि कीटों को दूर रखने के लिए। घर में जो पहले टाइम में मिट्टी के घर में लीपा नहीं जाता था, तो वो कीट उससे दूर रहते हैं मिट्टी गाय के गोबर से। एक किसान दानों को भूसे से अलग करता है, तो दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए मेरी बुक है तो मैं ऐसे ही करती थी, जब मुझे कोई क्वेश्चन बहुत समझ में नहीं आता था तो मैं ऐसे स्टार बना देती थी। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो यहाँ दे रखा है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, उन्हें इस भ्रम में आनंद उठाने देना। तो हमको भ्रमित नहीं करना होता है, हमको एक तो पहेलियों से क्या होता है कि उनके अंदर चिंतन की, सृजनात्मक चिंतन, इनकी क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन शक्ति बढ़ेगी कि वो मतलब वो आलोचना भी करने में सक्षम हो पाएंगे, तर्क शक्ति का विकास होगा, ये तीनों चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम उनको भ्रम में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है, यानी कि बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव यानी कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उनको महत्व देना क्यों ज़रूरी है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि विमर्श को
जो हम लोग उनसे डिस्कशन करेंगे बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना है। देखिए हमने बताया भी था, एनसीएफ कहता ही यही है कि बच्चों के पर्सनल एक्सपीरियंस को लेना है ताकि वो और उनके अनुभव द्वारा ही उनको सिखाया जा सके, ठीक है, उनसे रिलेट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा। तो जो डिफरेंट टाइप के जैसे का कोयला वगैरह है तो उनसे परिचित कराने के लिए एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकार पर बच्चों के साथ चर्चा करना। अब यहाँ पे हमको बेस्ट ढूंढना है, ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट यही था कि यहाँ सेकंड वाला दे रखा था कि चार्ट पे ईंधन के चित्र बनाने से थोड़ी ना बच्चे उतना परिचित होंगे। बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने को कहना, यहाँ पे भी रटना हो गया। नमूने दिखा सकते हैं, नमूने दिखाने से भी नहीं होगा। हम एक लघु फिल्म दिखाएंगे, उसके बाद कहाँ कहाँ खाने में वो यूज हो रहा है, कौन सा ईंधन यूज हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। अगला है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। मानचित्र पढ़ने के लिए देखिए अब ये थोड़ा एसएसटी से रिलेट किया है इसने कि मानचित्र के 3 महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हालांकि प्रतीक भी है लेकिन इसमें दे नहीं रखा, स्थान, दूरी और दिशा, ठीक है। एक प्रतीक भी ऐड कर लीजिएगा, अगर प्रतीक होता है तो वो भी सही होगा। तो इनको समझने के लिए कि उनके समझने के अंदर क्षमता बन सके स्थान, दूरी और दिशा को, इसीलिए मानचित्र को पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों। तो देखिए बाहर इसके 2 आंसर सही माने गए थे। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम क्रिया तेज कर देता है, मतलब वो वहाँ पे मिक्सिंग होता है, ठीक है, भोजन का मिक्सिंग होता है जिसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है और एंजाइम, जो पेट में एंजाइम पाए जाते हैं जैसे पेप्सिन वगैरह, वो अपनी क्रिया को तेज कर देते हैं। और दूसरा आंसर ये है क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस निकलता है, जो बाइल जूस नहीं निकलता लीवर से, उसकी बात की जा रही, बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, ये निकलते हैं जिसकी वजह से खाना जल्दी तेजी से उस पर काम होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए 2021 में, लेकिन फिर भी थोड़े डिफरेंट है ना, इसीलिए आपका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। जो उस बुक में आप देखेंगे कि रेलवे टिकट का नमूना दिखाया गया ताकि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर मिले, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास हो। देखिए अब उससे सीखेंगे क्या बच्चे, कि बच्चे वहाँ देखें, फिर अपने घर में अगर एक रेलवे टिकट होगा तो उससे वो रिलेट करेंगे, ठीक है, इंटरकनेक्शन बैठाएंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा हाँ ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि रेलवे टिकट पे क्या क्या मेंशन होता है। मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है और डिटेल में भी दे रखा हुआ है, तो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाना चाहिए, पहले आप ये बताइए। तो देखिए ये जो 3 ऑप्शन ये पढ़ाने वाले हैं कि हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात हो, यानी कि जो लाइफ और जो इन्वायरमेंट है उसमें जो मूल यूज़ होते हैं, वैल्यूज़ यूज़ होती हैं, उनसे बच्चे रिलेट करें या उनको समझें। प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ठीक है, बच्चों को खोजने की क्रिया में लगाना कि वो एक्टिविटी करें, उनके अंदर कॉग्निटिव और मतलब ऐसे कौशलों का विकास हो सके। तो ये तो होता है, लेकिन क्या नहीं उद्देश्य इन्होंने पूछा था, तो यहाँ पे है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। यहाँ बोझ वर्ड आ गया था, तो वैसे भी शिक्षा बिना बोझ हमको लेके चलना है। अगला क्वेश्चन है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला बच्ची बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, तो भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, क्योंकि भैंस की पीठ पर जो छोटे छोटे कीट होते हैं ना, जू वगैरह, तो उनको वो खाता है, इसी वजह से वो उसकी पीठ पर बैठा रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के उद्देश्य निरूपित है। देखिए अभी मैंने बताया भी था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे पहला ही बेस्ट हो गया कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, जो कि एनसीएफ कहता है कि बच्चों के एक्सपीरियंस को बाहर की दुनिया से जोड़ना।
अगला क्वेश्चन है कि क्वथनन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और वाष्पीकरण में, एवोपरेशन में क्या अंतर होता है। जो बॉइलिंग होता है और वाष्पीकरण में, तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनन नहीं होता। देखिए, अगर हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट देखें तो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वही पानी अगर हम धूप में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे वाष्पीकरण हो जाएगा, तो किसी भी वो टेम्परेचर पे हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बॉइलिंग करानी है तो आपको पानी को 100 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, ठीक है, और ए रक्त वाली महिला से उसकी शादी हो जाती है, यानी कि उसकी वाइफ का ए ब्लड ग्रुप है, उसका ओ है, तो उसके बच्चे के रक्त समूह में ओ होने की संभावना कितनी है। ऑब्वियसली 50-50% होती है। अगला क्वेश्चन है टूटता तारा है यानी कि उल्का है, जिसको मीटियोर्स बोलते हैं। तो ये उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, यानी कि जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं इनको आग लग जाती है और फिर तभी हम कहते हैं वो टूटता हुआ तारा दिखता है हमको। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, यानी कि असेसमेंट में क्या शामिल होना चाहिए। तो शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अब हमको चारों में बेस्ट ढूंढना था, जिसमें ये कह रहे थे गृह कार्य और कक्षा कार्य देना, तो ऐसा नहीं होता है। केवल प्रगति पक्ष हर हफ्ते उसको उनकी प्रगति कितनी हुई है उसको दर्ज करना। अर्धवार्षिक परीक्षा, ये तो गलती हो गया। तो बेस्ट यही है कि हम उनके जो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है वो बच्चों से और उनके पेरेंट्स से हम उसको डिस्कस करें, और कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए आकलन। तो यहाँ से आपका होता है 2011 का प्रश्न पत्र खत्म। अब मैं 2012 का बताती हूँ। 2012 के जनवरी में पेपर हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है भारोत्तोलक को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य में उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो कि उसमें क्या हो, प्रोटीन ज्यादा हो, ठीक है। जब एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है तो फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। जब मांसपेशियां यानी कि बॉडी बिल्डिंग करनी होती है तो प्रोटीन ज्यादा होता है। और जब मरम्मत, शरीर में जो रोग से बचाव या फिर जो बॉडी में मरम्मत वगैरह होती है तो वो विटामिन जरूरी होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा में किसमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है, तो फैट में एनर्जी ज़्यादा मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डाल। रेखा की माँ तालाब से लाए गए पानी में फिटकरी इसलिए डालती है ताकि जिससे तालाब के पानी में जो अपद्रव है वो उस फिटकरी से हट जाए, ठीक है। अच्छा, निलंबित करने का मतलब हुआ, थोड़ा सा हिंदी बहुत शुद्ध हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वो हट जाए, जो भी अनयूजुअल जो चीज़ें हैं उसमें वो अलग हो जाए फिटकरी से। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला की संकल्पनाओं को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यू रचना सबसे प्रभावी है। यानी कि अगर हमको फूड साइकिल पढ़ाना है तो फूड साइकिल पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विद्यार्थियों की भागीदारी भी बढ़े और उसके लिए हमको कौन सा बेस्ट तरीका लेना चाहिए। तो जीवों के प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखला को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। यानी कि जीव जो प्ले कार्ड्स होते हैं जिसमें चित्र बने होते हैं उनको अलग अलग खाद्य श्रृंखला बनाने का कहना है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल फूड साइकिल होती है जो कि जैसे मान लीजिए घास को खाया हिरन ने, फिर हिरन को खाया शेर ने, तो ये सिंपल फूड साइकिल है, इस टाइप। तो अगला क्वेश्चन है कि रेत और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन से 4 चरणों का प्रयोग करना चाहिए, 4 क्रम में करना चाहिए। तो पहला है निस्पंदन, फिल्ट्रेशन, निस्तारण, इवोपरेशन, वाष्पन, अवसादन, ठीक है। इनको लाइन वाइज यही सीक्वेंस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण यानी कि रिस्पिरेशन पढ़ा रही है, पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर नहीं समझते, मतलब उनको ये नहीं पता कि श्वसन और ब्रीथिंग, रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है, तो यह किसके कारण हो सकता है। तो वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यात नहीं कर सकी है। देखिए, गलती बच्चों की कभी नहीं होगी, गलती टीचर की हो सकती है, वो भी सही है, लेकिन क्योंकि अगर टीचर ने एक्सप्लेन नहीं किया कि श्वसन और यानी कि रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है। रिस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, कि जब हमें बॉडी में जाता है, जब ऑक्सीजन जाती है तो वो जो ग्लूकोज होता है बॉडी में वो ब्रेक होता है, उसको बोलते हैं रिस्पिरेशन, ठीक है। लेकिन जो ब्रीथिंग का मतलब होता है O2 का लेना और CO2 का रिलीज होना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। तो सब्जियों को अच्छी तरह धोना और फिर काटना।
ठीक है, अच्छा तरीका यही है। और ज़्यादा पकाना भी नहीं है। अगर ये ऑप्शन होता है कि ज़्यादा पकाने से होता है तो नहीं, पकाया नहीं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक तरह तरह की पद्धतियाँ शिक्षण पद्धतियाँ प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हमको एयर पोल्यूशन पढ़ाना है तो अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं वो। तो इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा उचित है? तो बी ऑप्शन है इसका, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने एकत्र करें और उनकी क्वालिटी चेक करें और उनका निष्कर्ष निकालें। तो ऑब्वियसली दीपावली के बाद वायु प्रदूषण ज़्यादा हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान करती है। ठीक है, जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो जब वो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करेगा, ठीक है, बहुत एक्टिव होने से थोड़ी ना वो तनावग्रस्त होगा। अगर वो कंसंट्रेट कर रहा है तभी भी नहीं होगा, जब वो बात कर रहा है तभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो आक्रामक, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, इसका मतलब बच्चा तनावग्रस्त है। अगला क्वेश्चन है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। तो इसे तत्व द्वारा आख्यातित किया जाता है। यानी कि कौन से तत्व द्वारा? तो देखिए, स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। यहाँ पे अपथ्रस्ट की बात हो रही है, जिसके उपलावन बल बोलते हैं। आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन आई थिंक ऐसा ही कुछ था। ठीक है, अपथ्रस्ट बोलते हैं। अपथ्रस्ट का मतलब होता है कि जब पानी नीचे से ऊपर किसी चीज़ पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो वो इसमें कम होगा और इसमें ज़्यादा होगा। सॉरी, स्टील में ज़्यादा होगा, इसी वजह से वो ऊपर तैर रही है, और कील वाले में कम होगा, इसी वजह से वो डूब जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों से मिलता है? यानी कि कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो पेड़ पौधे और एनिमल से मिलता है? तो इसका आंसर है वृद्धि और प्रजनन, क्योंकि ये दोनों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रोसेस मतलब दोनों में होता है, इसी वजह से कहा गया है। अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है कि जो दांत डिके हो जाते हैं, तो उसके बारे में दिन में 2 बार ब्रश करें, इनामिल कम ना हो उसके लिए ब्रेस पहने, मिठाई, चॉकलेट, CO2 युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। तो देखिए, ये तो गलत हो गया कि इनामिल कम करने के लिए ब्रेसेस, मतलब वो जो दांत में तार होते हैं वो लगाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये 3 आंसर बेस्ट हो गए। नीचे दिए गए वेन आरे का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे ये पहला वाला सेक्शन दिखा रहा है जमीन पे रहने वाले जीव हैं, पानी में रहने वाले जीव हैं, ये अंडे देने वाले जीव हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से जीव एक्स में रखे गए हैं? मतलब ये तीनों में आते हैं। तो तीनों में है तो ये आ जाएगा हमारा मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ जमीन पे भी रहता है, पानी में भी रहता है और अंडे भी देता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश के लिए मछली घर यानी कि एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। ठीक है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पानी में घुल सके, इसीलिए एक्वेरियम में वो हवा वाला पाइप डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह खनिज रहित है। ठीक है, ऑक्सीजन तो होगी लेकिन उसमें मिनरल्स खत्म हो गए होंगे, जिसकी वजह से वो उसकी डेथ हो जाती है। जलीय जीव अपने पोषण के लिए जल में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों पर निर्भर होते हैं, कि जो अपने न्यूट्रिशन के लिए वो मिनरल्स पर निर्भर होते हैं। चूँकि जल को उबालने के बाद खनिज नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मछली मर जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है? ठीक है, तो यहाँ पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ है। अब ये पानी वाला सेक्शन तो अभी मतलब रिसेंट में हुआ है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे पानी है, लेकिन उस समय के हिसाब से यही आंसर बेस्ट माना गया था। अगला है, आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है कि बीमारी को कैसे रोका जा सकता है। तो अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कूलरों, टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पे पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली का उपयोग करें। तो पोस्टर का उद्देश्य कौन सी बीमारी से बचना है? तो ऑब्वियसली ये जो मच्छर होते हैं ना, उन्हीं से तो बचने के लिए होगा। तो डेंगू और जापानी मस्तिष्क जो है, जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं एनसीफिलिसिस। ठीक है, एनसीफेलाइटिस। तो ये क्या होता है? ये भी एक मच्छर से ही रोग होता है, इसी वजह से ये पानी ना इकट्ठे करने की बात हो रही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? तो लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, क्योंकि आयरन की कमी से ही जो एनीमिया रोग होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। आंवला क्या करता है, भी खून बढ़ाने में मदद करता है, विटामिन सी। इसी वजह से ये आंसर बेस्ट होगा, और आयरन की मात्रा भी इसमें आंवला में ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि जो पेरेंट्स और गार्जियंस और जो टीचर होते हैं उनमें जो उनका जो मीटिंग वगैरह होती है वो क्यों ज़रूरी है? पुनर्बलन और सुधार के लिए, बच्चों की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करने के लिए, कि उनको रीइंफोर्समेंट दिया जा सके, उनमें सुधार किया जा सके, और बच्चों की कहाँ पे कितनी क्षमताएं हैं बच्चों की और कौन सी कमियां हैं उनको जाना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है, यानी कि कुछ समय के लिए कैसे खाने को प्रिजर्व किया जा सकता है या उसको फ्रेश बनाया जा सकता है, तो उसके लिए कौन सी तकनीक बेस्ट रहेगी? तो पहला ऑप्शन है कि उसे एक कटोरी में रखती है तथा कटोरी को खुले बर्तन में रख देती है, और जिसमें ठंडा पानी है, कटोरी में रखती है, उसको एक खुले बर्तन में रख देती है, इसमें नीचे ठंडा ठंडा पानी भरा हुआ है, ठीक है। और है उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, ठीक है, उसे धूप में खुला फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अब देखिए, उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? मतलब इसके लिए, फालतू का इतना सब दे रखा था, तो इसके लिए वो किसका संकेत कर रही है? हरी धनिया का कर रही है, क्योंकि हरी धनिया को हम लोग क्या करते हैं, अगर गीले कपड़े में लपेट के रख देते हैं तो वो हरी बनी रहेगी, ठीक है। अगर वो जो ठंडे पानी की बात की जा रही थी तो उसमें पके हुए चावल भी हो सकता था, क्योंकि जनरली क्या करते हैं कि चावल को अगर या कोई भी नीचे ठंडे पानी में रख देते हैं तो वो फ्रेश बना रहेगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण की फ्रिक्शन पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि फ्रिक्शन हमारे लिए कई तकनीकों से उपयोगी है, तो उसके लिए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो फ्रिक्शन देखिए, जब हम लोग जूतों में जो लाइनिंग होती है वो फ्रिक्शन के लिए तो बनाई जाती है ना, जूतों और जमीन के बीच में घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, ये भी सही है। ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है क्योंकि घर्षण की वजह से। पेन की नोक और पेपर के बीच में भी घर्षण होता है, तो ये सब तो सही है। लेकिन ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु, जो अगर वर्टिकल रूप से कोई गेंद ऊपर फेंकी जाती है मान लीजिए, तो घर्षण के कारण वो हमारे पास आ जाती है, नहीं, वो ग्रेविटेशन के कारण आती है। तो इन्होंने हमसे पूछा था कि शिक्षिका ने कौन सा उदाहरण गलत दिया है, तो बी वाला गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। लेकिन लोग क्या करें, तो लोग क्या करें, आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का यूज़ करें, मतलब सब लोग अपने अपने गाड़ियाँ या उसके चक्कर में ना पड़े, जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, कन्वेंस है, उनका यूज़ किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास अपना होमवर्क जमा नहीं करता है, ठीक है। अगर वो होमवर्क टाइम से जमा नहीं कर रहा है तो हम कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे? तो हम क्या करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, अनियमितता के कारण का पता लगाएंगे, क्यों वो नहीं कर पा रहा है, और फिर समीर को परामर्श देंगे, ठीक है, उसको हम एडवाइस देंगे कि अच्छा ऐसे ऐसे करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है कि हर जगह वायु है, तो उसके लिए कौन से प्रश्न पूछ रहा है? वो देखिए, पूछ रहा है क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर के अंदर वायु है, या क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो इससे बच्चों में कौन सा कौशल का विकास करने का वो प्रयास कर रहा है? तो अवलोकन कौशल, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, जब बच्चों से हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे ऑब्जर्व करेंगे कि अच्छा हाँ, मिट्टी के अंदर भी तो जीव रहते हैं, तो वो कैसे सांस लेते हैं, या पानी के अंदर जीव रहते हैं तो वो कैसे सांस लेते हैं। तो इस तरीके से वो ऑब्जर्व करेंगे। औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना सबसे प्रभावी रहेगी? यानी कि एवरेज से नीचे बच्चे हैं, उनकी सीखने की गति थोड़ी सी स्लो है, तो उसके लिए उनमें अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करेंगे कि कौन से क्षेत्र में वो वीक है, और उसके अनुसार उनको सुधारात्मक उपाय देंगे, यानी कि रेमेडियल जो उपाय हैं वो हम देंगे। संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से
चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है। यानी कि अगर हमको एक बैलेंस जो क्वेश्चन पेपर बनाना है तो उसके लिए बेस्ट होता है कि पहले हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, फिर हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर हम प्रश्न लिखते हैं, फिर उसका संपादन करते हैं और फिर अंक योजना लिखते हैं। यानी कि पहले डिज़ाइन बनाया जाता है कि अच्छा 5 नंबर का ये होगा या फिर ऐसे होगा, फिर ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, ब्लूप्रिंट में सॉरी ये 5 नंबर वाला आ जाएगा, और फिर आता है प्रश्न लिखना, फिर हम प्रश्न लिख देते हैं, फिर उसका संपादन करते हैं, उसको पब्लिश कराते हैं और फिर हम अंक योजना लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों को रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया। मतलब उनको जो पेट्रोल और कोयले का जितना भंडारण होता है उसकी प्रक्रिया को समझाने के लिए मल्टीमीडिया का यूज़ किया गया। जबकि बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि ए बेहतर तरीके से समझाया। ऑब्वियसली ए इसलिए समझा होगा क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि बच्चे उनसे जल्दी सीखते हैं। तो अब क्यों ऐसा हो सका, ऐसा होने का कारण क्यों है। देखिए जो बताया वही है कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं वो बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि सभी जो इंद्रियां हैं वो जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेती हैं या फिर समझ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। न्यूट्रिशन प्रोसेस को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उसकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए और बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि देखिए उनके एक्सपीरियंस से हमको लेना है तो उनके टिफिन में जो जो होगा फिर हम डिस्कस करेंगे कि अच्छा ये इससे हमको ये मिलता है, इससे हमको ये पोषण मिलता है, इस टाइप में वो शिक्षक से डिस्कस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शामिल करना, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलोबरेट एंड इवैल्यूएट विज्ञान के प्रभावी शिक्षण के 5 महत्वपूर्ण ई हैं। ये मैंने पेडागॉजी में बताया भी है कि 5 ई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये हो गया। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थिति की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। यानी कि देखिए अंकुरण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए जो उनके अनुभव हैं तो उसके लिए वो कौन सी एक्टिविटी करने को कहेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा इंगेज और एक्सप्लोर करने को कहेगी। ठीक है, यहाँ कुछ एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पे वो क्या करना चाह रही है, तो बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती कपड़े में रखें, 2 दिन बाद बीजों का अवलोकन करें। ठीक है, और क्या परिवर्तन हुआ है वो पाएं, फिर वर्कशीट पर काम करें उस पर। तो यहाँ पे वो बच्चों को इंगेज भी रख रही है, उनको एक्सप्लोर करने दे रही है कि देखो मतलब खोजो बीनो वाला काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, राजस्थान में ले जाया गया। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो अब वहाँ ले जाएगा तो उससे क्या होगा कि कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमको सिर्फ क्लास तक पढ़ाना नहीं होता है, हमको क्लास से बाहर भी फील्ड विजिट में उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को भी। तो अब हम लोग 2012 का नवंबर में जो पेपर हुआ था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास और गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब जो ये बताया भी मैंने कि जो प्रश्न होते हैं या जो एक्सरसाइज होती है वो कहाँ होती है, पाठ के अंत में नहीं होती है, प्रकरण में अंतर्निर्मित होती है। यानी कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसी में ही वो साइड में ऐसे क्वेश्चन दे करके दे रखा होता है, उन बच्चों की आम भाषा में होती है, किसी अलग स्थान पे नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए, तो बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। ये हमको चारों में से बेस्ट ढूंढना था, तो यहाँ पे बेस्ट यही था कि हम जो बच्चों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी समझना चाहिए और उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ बताया गया है कि सीटेट ने इसका विकल्प डी दिया था कि विशेषता प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। विशेषता लग गया मतलब स्पेशली एक्सपेरिमेंट कराना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, हमको चाइल्ड सेंटर्ड जो तरीका है उसको यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। जो प्राथमिक स्तर पर उनका असेसमेंट करने का कौन सा तरीका होता है, पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो में जहाँ उनका प्रगति का वर्णन किया जाता है उसको पोर्टफोलियो कहते हैं, फाइल होती है। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य द्रव्य सामग्रियों का यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करता है एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज का उपयोग करता है, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं।
ठीक है। ऑडियो विजुअल लाइट इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय सक्रिय होंगी, उससे वो जो बात है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से समझ सकेंगे, काफ़ी टाइम तक उनके माइंड में भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा और ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि ऑसफोल्ड नहीं शायद दिया था इसको, मैं एक बार कमेंट कर दूंगी इसका, लेकिन इसमें क्रिएटिव चीज़ें करती है वो, तो प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता है ना, व्यक्तिक भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस है कि एक तो रट के कर ले रही है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके करती है, तो इस यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, तो इनमें में से कौन सी विधि इसके अलावा है, मतलब सारी तो है, तो समस्या हो सकती है, सहयोगात्मक अधिगम हो सकता है, निर्देशित खोज करना हो सकता है, लेकिन व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना, केवल हमको लेक्चर देना, ये कोई विधि नहीं हो, मतलब ये कोई पर्टिकुलर विधि नहीं होती है जिससे, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर विधि इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ रटाने वाली बात हो रही है, केवल आप व्याख्या कर रहे हो, केवल व्याख्या कर रहे हो। यहाँ समस्या को मतलब ये लाइन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, यहाँ मतलब जो समस्या समाधान क्षमता होगा कि समस्या समाधान कौशल का विकास करना, ये भी एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी का प्रयोग करना किया गया है, तो ये रिपीट हुआ है जो भी अभी पहले बताया था, क्योंकि बच्चे क्या करें, केवल लोकल स्तर पर नहीं बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाया जा सके बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया कौन सी मुख्यतः डैश की समस्या के साथ होती है, तो डिसलेक्सिया बोलने की हो जाती है, डिस्ग्राफिया लिखने वाली हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने और अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ जो असेसमेंट है, ये जो बहुत एक्सपीरियंस बच्चे हैं, यानी कि जो बहुत अच्छे हैं, जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है या फिर पढ़ने में ठीक है, वो कम कुशल वाले का असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसका परिणाम है कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। इससे क्या होगा कि उनमें तो अच्छी अचीवमेंट होगी, लेकिन उसके साथ में उनके अंदर स्वगरिमा, खुद से मतलब खुद में प्राउड भी फील करेंगे, और ये द्वंद्व वगैरह की भावना नहीं आएगी उनके अंदर। अल्बरूनी किस देश से आया था, तो अल्बरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। इसने क्या लिखा था, तालाब वगैरह के बारे में वर्णन किया था। अब यहाँ क्वेश्चन दे रखा है नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग से रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है, जो कि यहाँ बताया गया कि अगला क्वेश्चन है इसी के नीचे ये कि उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। देखिए इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि क्योंकि मड़गांव का 1509 था और सूरत का 530 था, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो उनके बीच की दूरी निकल आएगी, और टाइम दे रखा है तो ये इसका 16-15 था, इसका 7-33 था, इनके बीच में टोटल टाइम कितना लग रहा है, 15 घंटे 15 मिनट। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट जो एक्टिविटीज़ है उनको करते हुए वो बहुत अच्छा कर रही है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, यानी कि क्रिएटिव चाइल्ड माना जाता है, इसलिए वह डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। क्योंकि वो कैसे सीखती है, अब सारी चिंतन करती, अभी सारी, देखिए इसको बोलते हैं डाइवर्ज थिंकिंग, ठीक है, डाइवर्स थिंकिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्ज थिंकिंग, तो अब हमेशा अब सारी चिंतन ही बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चों के जीवन से वो जोड़ने का प्रयास करता है, उनके कॉन्सेप्ट को नई कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ने का प्रयास करता है, तो वहाँ पे उसका उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान का सहसंबंध, यानी कि ज्ञान में रिलेशन बैठाना और स्थानांतरण करना, यानी कि जो ट्रांसफर करना कि कैसे वो रिलेट करे उसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा उद्देश्य बेस्ट है, तो विज्ञान प्रदर्शनी लगाने से क्या होता है कि उनके अंदर सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना होगा, उनको क्रिएटिव मीडियम उपलब्ध कराएगा जिससे वो सीखेंगे। और अगला क्वेश्चन है कि डैश के अलावा बच्चों के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में से निम्नलिखित सभी शामिल है, मतलब सब शामिल है लेकिन ये शामिल नहीं है, तो बच्चों के विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति होती है,
ठीक है। शिक्षा की गुणवत्ता होती है, पौष्टिकता होती है, लेकिन शारीरिक गठन नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में क्या सही है? तो गोलकोंडा में जो तोप मिली थी वो ब्रॉन्ज की तोपें थी। तो जो कांसा होता है वो कॉपर और टिन का बना होता है। और इसी वक्त याद रखिएगा जो पीतल होता है, ठीक है, पीतल किसका बना होता है? तो पीतल की ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी, पिताजी, यानी कि पीतल तांबा और जिंक का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने में मृदा क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्योंकि अगर एक ही तरह की फसल बार बार उगाई जाती है तो उसको मान लीजिए कोई फसल को इस न्यूट्रिएंट की आवश्यकता ज़्यादा होती है तो वो उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी ना, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, जिससे वो बाद में बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, लकड़ी की फर्श होती है। तो मैंने बताया भी था कि अगर पत्थर के घर हो और लकड़ी की फर्श हो, ठीक है, और नीचे वाले कमरे पे कोई भी खिड़की नहीं पाई जाती है। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो जो तरुण भारत संघ जो समूह है वो पुरानी झीलें निर्मित करने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सांप के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो सांप के संदर्भ में सही कथन क्या है? BCD यानी कि नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार होता है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी का है तो जहर इन खोखले दांतों से शरीर में जाता है। सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत में कितने तरह के जो जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो भारत में 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी सही था, ए वाला भी सही है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो ABCD ऑल आर ट्रू। NCERT के अकॉर्डिंग 4 ही दे रखा है, इन्होंने 6 दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तो पता ही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? पहले ये बताइए। बिहार की है। ठीक है। कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है? पिसे हुए चावल के रंगों का प्रयोग किया जाता है। और पिसे हुए चावल के घोल में जो रंग मिलाए जाते हैं वो भी प्राकृतिक रंग ही मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं, विशेष आवश्यकता वाले होंगे। तो कुछ बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में निम्नलिखित में से किसका पालन करना चाहिए? समावेशी शिक्षा, आपने CTP में पढ़ा होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण के विषय में चर्चा करते हुए एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। निम्नलिखित में से कौन उस शिक्षिका ने कक्षा में नीचे जो उदाहरण दिए हैं वो ये लिखे हुए हैं कि एक पेन की नोक, वही रिपीट हुआ है, एक पेन की नोक और कागज के बीच में घर्षण होता है, फर्श पर जब हम चलते हैं तब घर्षण होता है, ऊर्ध्वाधर फेंकी गई जो गेंद होती है उस पर घर्षण नहीं होता है, और घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाते हैं। यानी कि C वाला नहीं होगा और सारे होंगे। पश्मीना शॉल लगभग 6 शॉल के बराबर होता है। ठीक है। उसको बनाने में 250 घंटे लगते हैं। मैंने अपनी मैराथन वीडियो में लिखवाया भी है, पढ़ाया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियां शामिल करती है, समूह करना, चर्चा करना, परियोजना बनाना। ठीक है। तो इसमें वो कौन सा आयाम कर रही है? तो यहाँ पे वो सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखा रही है। ठीक है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखा रही है। नेपेंथिस एक पौधा है तो कहाँ पाया जाता है? वो मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। हालांकि इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बता दे रही हूँ। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो पैराफिन, मोम, ग्रीस, पेट्रोल, ये सारे रिफाइंड पदार्थ होते हैं जो पेट्रोल से बनाए जाते हैं, पेट्रोल के बाद निकलते हैं। लेकिन कोयला क्या होता है? कोयला एक अलग, इन सब से अलग है। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करते हैं। मधुमक्खी पालन का सही समय कब होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। तो यहाँ पे होता है 2012 आपका फिनिश, और 2013 वाला, अब ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए 2013, 14, 15 मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।